अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ फारूकी और आपको अकाउंटेबिलिटी पॉडकास्ट सीरीज के एक और एपिसोड में खुशामदीद। व्यूअर्स, दुनिया भर में इंटरनेट सार्फिन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में ये तादाद तकरीबन 4.5 अरब से ज़ायद, जबकि पाकिस्तान में 8.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 30% से भी ज़ायद है। इंटरनेट सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र सियासी जमातें, कमर्शियल बिजनेसेस और हुकूमती इदारे, उन्होंने भी अपनी तवज्जो इंटरनेट पे मरकूज़ कर ली है। जहाँ इंटरनेट में मालूमात की रसाई को आसान और तेज़तर बना दिया है, वहीं पर उसके कुछ मनफी पहलू भी सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक पहलू गलत खबरों और अफवाहों का है। ये अफवाहें किसी एक फ़र्द से मुतल्लिक हों या किसी इदारे से, ना सिर्फ ये कि उनकी साख को मुतासर करती हैं, बल्कि उन पर आवाम के एतमाद पर भी असरानंदाज होती हैं। हमने पिछली एक दहाई में देखा कि पाकिस्तान के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ ने इलेक्शंस की कैंपेन्स को बहुत बुरी तरह मुतासर किया। इसमें 2016 में अमेरिका में होने वाले जनरल इलेक्शंस और 2018 में पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन में भी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। मार्च 2018 में एक पब्लिश होने वाले आर्टिकल में ये क्लेम किया गया कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने एक बैनुल-अक़वामी डाटा माइनिंग फर्म को हायर किया, जिसका मकसद एक ख़ास किस्म के बयानियों को प्रमोट करना था। इस खबर की अशाअत के बाद ना सिर्फ ये कि उन्हें और उनकी सियासी पार्टी को आवाम की तरफ से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी मुहिम भी, इलेक्शन की मुहिम, बहुत मुतासिर हुई। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन क्या है, इसके हमारे माशरे पे क्या मनफी असरात हैं, और आने वाले मुतवक्का जनरल इलेक्शन जो 2023 में आ रहे हैं, उस पर इसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं। इसके लिए हमने आज अपने पॉडकास्ट में एक बहुत ही ख़ास मेहमान को दावत दी है। हमारे ख़ास मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एज चेयरमैन मास कम्युनिकेशन अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। आजकल वो एस-टीन सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मीडिया से मुतल्लिक़ काफ़ी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उनकी मीडिया रिसर्च को मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी सराहा गया है। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, बहुत खुशामदीद। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए बताएंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़, ये हैं क्या, और इनका एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर होता है? आम तौर पर जब हम मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इसको एक तरह से बड़ा कंफ्यूजिंग और शायद इनके अंदर कोई डिस्टिंक्शन किए बगैर इनको यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि एसेंशियली इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के अंदर, बड़ा ह्यूज डिफरेंस अवेलेबल है। हम उस डिफरेंस को ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि हमारे जो सामीन हैं या नाज़रीन हैं वो उसको समझ सकें और उसका फिर यूज़ प्रॉपर तरीके से कर सकें, और फिर हमें भी यकीनन काउंटर करने के लिए जो मैकेनिज़म्स होंगे उनके लिए किस किस्म के टर्मिनोलॉजीज़ हमने फिर इस्तेमाल करनी है, उसमें भी ये डिस्कशन मुझे लगता है कि शायद हमें हेल्प कर सके। देखिए, जब हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे मुराद ये होती है कि कोई भी ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि कम्युनिकेट हो गई है या कर दी गई है, लेकिन उसके साथ इंटेंट इस किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट करना नहीं होता। आपने बहुत सारे मौक़ों पे देखा होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट सिर्फ इस वजह से कि आई शुड बी द फर्स्ट टू रिपोर्ट इट, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड नहीं होती और वो उसको कम्युनिकेट कर देता है। हिज इंटेंशन और हर इंटेंशन इज़ ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ टू बी द फर्स्ट टू रिपोर्ट इट। अब यहाँ पे उसकी इंटेंशन ये नहीं थी एक्चुअली कि वो कोई ज़रूरी तौर पर लोगों को मिसलीड करे इस इंफॉर्मेशन को देते हुए। और ये जो फर्स्ट टू रिपोर्ट सिंड्रोम है, ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम है, एक्चुअली इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमें बड़े ज़्यादा प्ले करता हुआ नज़र आता है अपनी मीडिया के अंदर। अच्छा, इसके जब पैरेलल हमारे पास जो दूसरी आपने बात पूछी है वो है डिसइन्फॉर्मेशन। डिसइन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं है, इतनी नाइव टर्म नहीं है। डिसइन्फॉर्मेशन एक्चुअली एक प्रोपेगेंडा का बहुत इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली एक प्रॉपर इंटेंशन होती है, कोई ख़ास किस्म की लीडिंग इन्फॉर्मेशन लीक की जाए ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। जिन लोगों के मुताल्लिक आप वो न्यूज़ दे रहे हैं, वो हो सकता है लोग हों, इंस्टीट्यूशंस हों, वो मुल्क हों, वो कोई फेथ हो, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लीक इसलिए की जाती हैं ताकि लोग उनके मुताल्लिक नेगेटिविटीज़ जनरेट कर सकें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चूँकि नेगेटिव टर्म है एसेंशली, तो नेगेटिविटी जनरेट करने के लिए ही ये इस्तेमाल की जाती हैं, जिसको डिसइन्फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, समटाइम्स इट हैपन्स लाइक दैट
کہ آپ اس کو اپنے فائدے کے لیے جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو ایسی انفارمیشن لیک کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ سے مراد انڈیویڈ بھی ہو سکتا ہے، انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنی اس قسم کی چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو ایکچولی مس لیڈنگ ہوتی ہیں، اور ود کلیئر انٹینٹ ایکچولی لوگوں کو دی جا رہی ہوتے ہیں کہ لوگ مس لیڈ ہوں، لیکن دیٹ آر سپوز ٹو کریٹ سم کائنڈ آف پازیٹیو اوپینین اباؤٹ یو۔ اچھا، ہم اب جب فیک نیوز کی طرف آپ آتے ہیں، ہم تو فیک نیوز سے مراد یہ ہے کہ سم تھنگ دیٹ از فیبریکیٹڈ، سم تھنگ دس از اسینشلی مس لیڈنگ، ایک خاص مقصد کے لیے وہ تیار کی گئی ہے کہ کسی کو ڈیمین کرنا یا کسی کے متعلق غلط تصور پیدا کرنا، اس کے لیے عام طور پر فیک نیوز یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ موسٹ آف دا ٹائم کس چیز کو استعمال کرتے ہیں؟ ڈس انفارمیشن کمپینس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر سم ٹائمز آپ مس انفارمیشن بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی کی کوئی وداؤٹ ہیونگ انٹینٹ جب کوئی چیز کوئی کریٹ ہو گئی اس سے، تو آپ اس کو اپنی کمپین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو فیک نیوز جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، دس از مچ براڈر اور ٹرم، جس کے اندر اسینشلی جو ہے نا وہ ڈس انفارمیشن تو آتی ہے، لیکن ایٹ ٹائمز اس میں مس انفارمیشن بھی یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ ایک آج کل نیا لفظ بھی ایجاد ہو گیا ہے جس کو ہم ڈیپ فیک کہتے ہیں۔ اچھا، ڈیپ فیک کیا چیز ہے؟ ڈیپ فیک ایکچولی ایک طرح سے بڑے ریپڈلی ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، آپ ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں جس میں کسی انفارمیشن کو بڑے ریپڈلی فلو کرنے کے لیے، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس فیک نیوز کو پھیلانے کے لیے الگوریدمز ڈیولپ کرتے ہیں، اور ان الگوریدمز کو یوز کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن بڑی تیزی سے جہان کے اندر پھیل جائے۔ تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ فیک نیوز تو ہے ہی ہے، ڈس انفارمیشن تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا الگوریدم ہو سکتا ہے، اے آئی کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر رہے ہو، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہو، اس کو وہ یوز کرتے ہوئے زیادہ تیزی سے اسپریڈ کرنے کے لیے عام طور پر ڈیپ فیک کا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تصور استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت دلچسپ ڈاکٹر صاحب نے بتائی، جیسا آپ نے مینشن کیا کہ آج کل کے دور میں جہاں پر زیادہ تر انحصار معلومات کی رسائی کا انٹرنیٹ پر بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ صرف صارفین ہی کا نہیں ہے، وہ صحافی جن کا تعلق اخبار سے اور ٹی وی سے ہے، وہ بھی معلومات کی فوری حصول کے لیے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں۔ دوسری جانب جہاں پر میڈیا ہاؤسز میں مقابلے کی فضا بہت زیادہ ہے، آپ نے بریکنگ نیوز کلچر کا مینشن کیا، وہ بڑھ رہا ہے، اور ایک اور چیز جہاں ٹیکنالوجی کے یوز کے ساتھ فیک نیوز اور مس انفارمیشن کو بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صارفین اس صحیح انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو پھیلائی جا رہی ہے ود این انٹینٹ، جسے ہم ڈس انفارمیشن کہہ رہے ہیں، اس میں کیسے وہ ایک تمیز کر سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ایک کنیکٹڈ سوال اور یہ کہ ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، وہاں پر فیک نیوز اور مس انفارمیشن زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن چونکہ اب صحافی بھی اس انفارمیشن کو سوشل میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے اخبارات اور ٹی وی پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہمارا کنونشنل میڈیا ہے، اخبار اور ٹی وی اور ریڈیو کا، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کس طریقے سے افیکٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ پیپل ناٹ ٹو بی وکٹم آف ڈس انفارمیشن کمپینز یا فیک نیوز کمپین کا حصہ نہ بنے، اور دوسری آپ نے یہ کہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا، آج کل دیکھیں ہم ایک ڈیجیٹل ایج کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے لیے امپورٹنٹ اب یہاں پہ جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کتنے آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کو پھیلانے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن اس پہ لاگو نہیں ہو رہے۔ رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کے پاس نیشنل لیول پہ تو اویلیبل ہیں اس کے آپریشنس کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے کہ کنٹینٹ جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی ڈیفیمیٹری کانٹینٹ ہے، کوئی وائلنس انسائٹنگ کانٹینٹ ہے، اس کے حوالے سے تو آپ کے ملک کے چند ایک رولز ہوں گے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ سم ون سٹنگ اکراس یور باؤنڈریز، ہاؤ وڈ یو اپلائی یور لاز آن ہیم اور دیم؟ تو یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پاسبل نہیں ہوتا، تو بڑے آسانی سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ممکن ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم سے، اینڈ سم ٹائمز پیپل کم اپ ود دا فیک آئیڈینٹیٹیز، ان کو پھر انویسٹیگیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ اس وقت چیلنجز کیا ہیں؟ آئی ڈونٹ کال دیم پرابلمس بٹ دا چیلنجز یہ ہیں کہ اس پہ کوئی گیٹ کیپنگ کا تصور نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دی کنونشنل میڈیا، جہاں پہ آپ کے پاس گیٹ کیپرز بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی چیز آپ نے بھجوانی ہے آگے اخبار میں پبلش ہونی ہے، ٹی وی پہ آنی ہے، تو دیر آر پیپل دوز ہو آر ٹرینڈ ٹو ان فیکٹ فلٹر آؤٹ دا تھنگس، اور پھر اس کے اندر اگر کوئی فیک کا ایلیمنٹ ہے تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہی پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی گیٹ کیپرز نہیں ہے، یہاں پہ ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے جو کہ ایکچولی اس قسم کی کوئی چیز دے رہا ہے، تو ٹریننگ کی فقدان ہے، اکراس دا باؤنڈریز ہے،
कोई बंदा कहीं पे भी बैठ के किसी भी मुल्क के हवाले से, किसी भी किस्म के ग्रुप के हवाले से कोई बात कर सकता है। ट्रेस करना, ट्रैक करना और उसको ला के एम्बेड में ले आना, इट इज़ कम्प्लीटली, जिसे आप कह सकते हैं पॉसिबल ना भी हो तो बड़ी हद तक मुश्किल है, और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज भी शायद हो सकता है आपको ये काम ना करके दें। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो डिजिटल मीडिया के साथ हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग भी लोगों की नहीं है, ओपन भी है, अक्रॉस द बाउंड्रीज भी है, और फिर प्लस बड़ी तेज़ी से फैल भी सकती है। उसकी जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है जिन तक वो पहुँच सकती है वो भी कन्वेंशनल मीडिया से कहीं ज़्यादा होता है। यू माइट हैव कम अक्रॉस मैनी पीपल, आई मीन सिंगल पर्सन हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एक्चुअली। जो चीज़ वो रिलीज़ करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल एट वन पॉइंट इन टाइम वो फौरी तौर पर उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान में हम जहाँ बैठे हुए हैं तो किसी भी बड़े से बड़े अखबार की जो प्रिंटिंग है वो कोई 2 से 3 लाख से ज़्यादा नहीं है जी। जबकि आप इस तरह से अगर किसी एक ऐसे बंदे को जो पॉपुलर हो गया और जो लोगों के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स बना हुआ है, वो 1 घंटे में मिलियंस में चला जाता है। उसकी जो भी वीलॉग है पूरी तौर पर लोगों के पास पहुंचना शुरू हो जाती है और लोग लाइव भी उसके साथ आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिजिटल मीडिया के साथ जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीपल शुड बी एजुकेटेड ऑन डेवलपिंग some kind of, you see, consciousness or education on to distinguish between the fake and the real, who to trust and who not to trust. लोगों को इस हवाले से जो है ना वो एजुकेट करने की ज़रूरत है। बड़े मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं, बड़े स्पेशल प्रोग्राम्स उस पर किए जा सकते हैं कि आपके पास वेबसाइट को कैसे आप चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट फेक है या ओरिजिनल है। जिस बंदे के थ्रू आप कोई चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ शेयर हो रही है, आप उसकी भी जो ट्रूथ है उसके अंदर, उसकी कि कब रिलीज़ हुई है, एक्चुअल पिक्चर इस्तेमाल की गई हैं या नहीं की गई, जो बात कही जा रही है वो पहले कभी हुई है या नहीं हुई, इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं और आप ख़ुद भी एक इंडिविजुअल भी उसको बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको सर बताऊं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि जहां पर जो चीज़ भी आपके पास आई है आप उस वेबसाइट पर उसको डालें तो वो आपको उस पर एक अच्छा तज्ज़िया दे सकता है कि इसके अंदर ट्रूथ का लेवल क्या है। अच्छा, वो इस तरह से नहीं है कि बाइनरी स्कीमेटाइजेशन होती है कि ये गलत है और ये सही है, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। वो लेवल ऑफ ट्रूथ दैट माइट एग्जिस्ट इन दैट स्टोरी और दैट न्यूज़ या जो भी चीज़ आपके साथ शेयर हुई है जिस मीडिया की फॉर्मेट के तहत, आपको वो उसकी लेवल ऑफ, जिसे आप कहते हैं ऑथेंटिसिटी या एक्यूरेसी, जो है ना वो किसी सूरत में आपके साथ दे सकते हैं। एंड दैट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये जिस तरह से आपके पास आई है क्या उसके अंदर फेक का कोई एलिमेंट हो सकता है। अच्छा, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर जो मेरे ख्याल है लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को हैज़र्डस इफेक्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज़ को वो देख सकें। वो ये कि बड़ी स्पाइसी और जूसी किस्म की हेडलाइंस लगी हुई होती हैं और उन हेडलाइंस पे आप क्या करते हैं, आप क्लिक करते हैं, अंदर जाते हैं तो स्टोरी आपको उससे बिल्कुल को मुख्तलिफ किस्म की नज़र आ रही होती है। इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है क्लिक बेट। अब क्लिक बेट क्या होता है कि आपने वो हेडलाइंस को फोकस करते हुए उसको क्लिक करते हैं, जब आपका क्लिक मिल जाता है तो दैट मेक्स आपको दैट मेक्स समवन अर्न डॉलर्स, मनी उनको पास आ रही होती है, तो वो लिहाजा वो इस किस्म की चीज़ों में ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि हमें लोगों को इस हवाले से एजुकेट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन के सार्फिन हैं वो किस तरीके से फ़र्क कर सकते हैं फ़ेक न्यूज़ में और सही मालूमात में, उसके लिए बड़ी अहम बातें शेयर की। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ख़ास तौर पर अगर हम सियासी मंजरनामे को देखें तो कोई भी एक स्पीच, कोई ख़बर जो कि अहम सियासी ख़बर होती है, उसके आने के साथ ही 2 मीडिया हाउसेस या 2 अखबार या 2 मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स उस पर एक मुख्तलिफ़ किस्म का मंजरनामा पेश कर रही होती हैं। उनका बयानिया जो है उस ख़बर से मुताल्लिक़ उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, जो कि उनके वाज़ेह झुकाव को भी ज़ाहिर करता है कि उनका झुकाव किस तरफ है। हम बाइसनेस की बात करते हैं। इन चीज़ों की वजह से आवाम का जो एतमाद है मीडिया पे से वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी मीडिया की भी कम मुतासिर हो रही है। आप क्या समझते हैं कि जहाँ आपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के रोल की बात की, वहाँ पर इस तरह की बाइसनेस को रोकने के लिए और मीडिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए हुकूमती सतह पर और ख़ुद मीडिया के जो इदारे हैं उनकी सतह पर क्या ऐसे इक़दाम हैं जो आपके ख्याल में अगर किए जाएँ तो इस सारे मामले में बेहतरी आ सकती है और आवाम तक एक सही इन्फॉर्मेशन की तसील को यकीनी बनाया जा सकता है? हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि मीडिया और पार्टीज़ान पाकिस्तान के अंदर, चूँकि सियासत के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और सियासत के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आमतौर पर मीडिया को भी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बनाने में एक तरह से रोल प्ले करती है। अच्छा,
पोलराइजेशन या रेडिकलाइजेशन जब सियासत के अंदर आती है तो फिर कोई सिस्टम का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता जो उस पोलराइजेशन स्कीम के अंदर कहीं अपने आप को एडजस्ट ना करे। दिस इज द केस विद मीडिया एज वेल। मीडिया भी उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनते हुए जा रहे हैं। आज आप देखें कि अगर किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो यू मोस्ट ऑफ द टाइम वॉच देयर चैनल्स। किसी दूसरी पार्टी को अगर आप सपोर्ट करते हैं या एक तरह से इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स दैट पॉलिटिकल पार्टी तो आप दूसरा चैनल देखने की कोशिश करते हैं। वाई दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर? आई मीन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ बड़े क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि हमारे यहाँ मीडिया एक्चुअली पार्टिजन बन चुके हैं। अच्छा, पार्टिजन बनने की वजह क्या है? पार्टिजन बनने की एक वजह तो मैंने आपको बयान की कि सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ चुकी है। सिस्टम जो है ना वो बड़ा पोलराइज्ड हो चुका है, जिसकी वजह से मीडिया को भी यकीनन कोई ना कोई एक राह देखनी पड़ती है। लेकिन ये क्यों देखनी पड़ती है? उसकी वजह बेसिकली लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द मीडिया है। मीडिया के अंदर अगर प्रोफेशन के तौर पर अपने आप को लें और इसको इस तरह से समझें कि दे आर द सोशल इंस्टीट्यूशन, दे हैव द रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, नॉट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर मेरे ख्याल में शायद मीडिया इसको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को फिर कवर करने की कोशिश कर सकता है। आप ओपिनियन अपने किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स आर देयर दैट आर सैक्रेड एंड यू डू नॉट नीड टू अडल्टरेट देम। फैक्ट्स को बिल्कुल बेयर लेवल पे ही आप लोगों के सामने पुटअप करें, उनको एज सच ही पुटअप करें। आज हमारे साथ सर क्या प्रॉब्लम हो गई है कि आज हमारे लिए बहुत मुश्किल है, आज हमारे मीडिया कन्वेंशनल या एक मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ आ रही है क्या ये न्यूज़ है, ये ओपिनियन है, ये एनालिसिस है। इट नेवर यूज्ड टू बी देयर इन द पास्ट एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू वोंट सी एनीथिंग लाइक दैट। आज हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे रीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जिसे आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल अनप्रोफेशनलिज्म ऑन पार्ट ऑफ मीडिया है, जहाँ पर उनकी फ्रंट पेज पे जहाँ पे सिर्फ न्यूज़ हो सकती है, उन जगहों पे भी आपको एनालिसिस और उस जगह पे भी आपको एडिटोरियलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ जिसे आप कह सकते हैं वो मिल रहा होता है। तो जिसको मैं समझता हूँ कि मीडिया को अपने तौर पर एक सोशल इंस्टीट्यूशन का किरदार अदा करते हुए लोगों को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के फॉर्म के अंदर ही आगे ले जाने की ज़रूरत है, और ये ट्रेनिंग जिसे आप कह सकते हैं मीडिया के अंदर दिए जाना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में पूरी दुनिया में एक ही राय है कि मीडिया आर द सोशल इंस्टीट्यूशन, दे सर्व द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसे आप कह सकते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पैराडाइम है जिसके अंदर मीडिया किसी भी सोसाइटी के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सूरत हाल अगर आप देखें कि मीडिया जो कि सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ओन करने वाले कौन हैं? इनको ओन करने वाले इंडिविजुअल्स हैं। अच्छा, जब इंडिविजुअल्स हैं तो डेफिनेटली किसी इंडिविजुअल का कोई बिजनेस भी होगा, उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होंगी, उसकी अपनी कोई मेंटल प्रोपेंसिटीज़ भी होंगी। वो मेंटल प्रोपेंसिटीज़, वो उसके बिजनेस के जो डिज़ाइंस हैं या उसकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, वो उसकी तमाम मीडिया की जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ है उसको वो अफेक्ट कर रहे हैं। वो उसी के शेडो के अंदर ही एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत एहतमाल होता है इस चीज़ का कि आपके पास इंफॉर्मेशन एक ख़ास बायसनेस के साथ ही लोगों तक पहुंचे, तो जो परफॉर्मेंस ऑफ द मीडिया है वो डेफिनेटली इस पर इफेक्ट होगी। वो जो ओरिजिनल सोशल इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो मीडिया प्ले करते हुए नजर नहीं आ पा रहा। तो मैं समझता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें मीडिया को फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द इलीट, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द इंडिविजुअल्स निकालना होगा। अब यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर क्या बनती है? स्टेट यहाँ पर जैसे पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल्स हैं कि जब मीडिया एक ख़ास साइज से बड़ा हो अपनी रीच में, अपने इन्फ्लुएंस में, तो ऐसी सूरत हाल में उसको पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी बन जाता है, ताकि सोसाइटी का वो इंस्टीट्यूशन है तो सोसाइटी शुड हैव द ओनरशिप फॉर दैट। अब उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लाज वाजे करें जिसमें आप सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए मीडिया को, जब एक ख़ास हद से आपका साइज बढ़ जाता है तो फिर एसेंशियली उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बनाएं, उसके अंदर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, और उसके मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं वो फ्लोट होते हुए आपको नजर आएँ और कोई भी जाके उसको बाई कर सकते हैं, एंड आफ्टर बाइंग सम सेट ऑफ यू सी शेयर्स यू वुड बिकम ऑफ कोर्स ए पार्ट ऑफ द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ दैट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसी चीज़ मौजूद है। आप अभी यहाँ पे बैठे हुए किसी भी इंटरनेट पे स्टॉक एक्सचेंज में जाएं और वहाँ जो ऑपरेट कर रहे हैं मीडिया, आप उनके जाके शेयर्स खरीद सकते हैं।
But this facility is unfortunately not available. Media are owned by individuals. अच्छा, एक तो इसका ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन की जरूरत है, लीगल इंटरवेंशन की। इसका दूसरा एक और पहलू भी है जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम सिर्फ कंटेंट की रेगुलेशंस की बात करें। अब पैमरा अगर है तो उसको भी अगर आप देखें तो वो कंटेंट की रेगुलेशन की बात करता है। कंटेंट की रेगुलेशन से मुराद क्या है कि आप ये चीज़ कह सकते हैं, ये चीज़ नहीं कह सकते। और जो इनिशियल लेवल पे मीडिया स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसकी रेगुलेशंस हैं कि आपने कैसे लाइसेंस लेना है और हर साल कैसे उसको रिन्यू कराना है, इस किस्म की चीज़ें। अच्छा, अब दरमियान वाला जो पूरा एरिया है ना, जिसमें आप मीडिया कैसे ऑपरेट होगा, उसने किस किस मार्केट तक पहुंचना है, और कंपटीशन फेयर देने के लिए आपने कोई ऐसी फिजा पैदा करनी है कि कोई अगर एक मीडिया है तो दूसरा मीडिया भी कंपटीशन में को आ सके। अच्छा, वो फेयर कंपटीशन की फिजा पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की गई। अब उसमें क्या हो रहा है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, ही और शी कैन इन्वेस्ट इन द मीडिया एंड कैन ओन मोर मीडिया, जिसकी वजह से ये होता है कि अब आपके पास क्रॉस मीडिया ओनरशिप की इतनी क्लियर एग्जांपल्स मौजूद हैं जो दुनिया के अंदर कम है, कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन 5-5, 6-6 चैनल चला रही है और हर टेस्ट के चैनल चला रही है। रिलीजियस भी है, फूड का भी है, इंफॉर्मेशन का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है, पता नहीं, और स्पोर्ट्स के भी ऐसे बहुत सारे। तो ये एक ही जिसे आप कह सकते हैं लाइन में वो सारे चैनल्स भी उनके पास अवेलेबल है। एंड देन इफ यू गो डाउन तो आपके पास प्रिंट मीडिया पे भी चाहे वो पीरियडिकल्स हैं, वो न्यूज़पेपर्स के फॉर्म के अंदर हैं, इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में, वो सारे के सारे अंडर वन अम्ब्रेला आपको नजर आते हैं। तो कहाँ गई प्लूरैलिटी? देखें ना, मीडिया हो और प्लूरैलिटी ना हो, ओपिनियंस के अंदर डिफरेंस ना हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में इतने ज्यादा मीडिया की फिर क्या जरूरत है? यू जस्ट गेट वन मीडिया एंड कन्वे योर इंफॉर्मेशन टू देम। तो मैं समझता हूं कि जो हेट्रोजेनिटी इन द न्यूज स्टोरीज हैं और जो प्लूरैलिटी इन द व्यूज है, वो आ ही उस वक्त सकती है कि जब ये सारे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हों, जबकि हमारे यहाँ मुल्क में इंडिपेंडेंटली बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे स्टेट की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशल मीडिया को सोशल मीडिया का रोल परफॉर्म करने के लिए वो एनेबलिंग लीगल एनवायरनमेंट दे। और जब तक ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज नहीं बनेंगे, उस वक्त तक ये मीडिया इसी तरीके से ऑपरेट करता रहेगा। कि आज इस मुल्क के अंदर सर ये हो गया है कि आप सिर्फ 10 लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, आपने पूरे मुल्क के अंदर वो नैरेटिव्स कंट्रोल कर ली हैं। एंड दैट इज इन फैक्ट यू सी द प्रॉब्लमेटिक थिंग इन आवर कंट्री। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रॉब्लमेटिक चीज़ का सबसे बेहतरीन जो हल है वो यही बनता है कि आप मीडिया को सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए सोसाइटी की से और उनकी ओनरशिप में लेके आए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें आज वक्त देने के लिए और इतने इंतहाई अहम पहलुओं पर हमारी रहनुमाई करने के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अगली एपिसोड तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।